इस कोर्स के अंदर बेसिकली हमने जनरेटिव एआई के जो से कोर टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करना है और इसके अंदर हमने मॉड्यूल वाइज चीज़ों को डिवाइस करेंगे और हर मॉड्यूल के अंदर हम जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे वो और उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो साथ साथ करेंगे। जैसे ही हमारा एक मॉड्यूल कंप्लीट होगा हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जनरेटिव एआई के टॉपिक्स हैं, तो हमारी जो कोर्स आउटलाइन है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे बेस करेगी, ठीक है? ताकि एज़ ए करियर आपने परस्यू करना है इसको या फ्रीलांसिंग में करना है तो ये आपके लिए सूटेबल हो कि आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करनी आती हों चीज़ें। आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं या किसी भी टेक्निकल फर्म के साथ आप अटैच हो सकते हैं एज़ ए जेन एआई इंजीनियर, ठीक है? एक दफ़ा इसका मॉड्यूल वाइज़ इसकी स्प्रिंट्स डिस्कस करते हैं। जो पहला मॉड्यूल हमारा होगा उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन जेन एआई की इंट्रोडक्शन को स्टडी करना है, ठीक है। एआई की जो सब डोमेन है जेन जेन एआई, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए कि किस तरीके से एआई वर्क करती है। उसके बाद हम जेन एआई की थ्योरेटिकल इंट्यूशन लेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आगे जाने के लिए या नेक्स्ट मॉड्यूल्स में हमें हेल्प आउट करेंगे, ठीक है? तो जो इंट्रोडक्शन ऑफ जनरेटिव एआई एआई का मॉड्यूल है, उसके अंदर हम बेसिक इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ-कहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है और जेन एआई के अंदर वो कौन से मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके बेसिस पे जेन एआई की फील्ड स्टैंड करती है, ठीक है? जो सेकंड मॉड्यूल होगा वो जनरेटिव एडवर्सरी नेटवर्क गेन्स का होगा और 2014 के अंदर जब जेन एआई स्टार्ट हुई थी, तो ये वो पहला बेंचमार्किंग था जहाँ से जनरेटिव एआई ने एक नई फील्ड के तौर पे या एक नई डोमेन की तरह वर्किंग स्टार्ट की थी, ठीक है? तो इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे, गेन्स के आर्किटेक्चर को स्टडी करेंगे एंड देन उसके थ्योरेटिकल इंट्यूशंस के बाद हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करके 1-2 प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे गेन्स से रिलेटिव और ये मेजर होता है इमेज जनरेशन के लिए, ठीक है? तो उसके भी हम प्रोजेक्ट करेंगे कि किस तरीके से एआई इमेज को जनरेट करती है और किस तरीके से हम उस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करके अपने यूज़ केस के मुताबिक इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो मॉडर्न डे जेन एआई के टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर एलएलएम्स हैं जैसे कि ओपन एआई का जीपीटी या गूगल का जेमिनी, मेटा का लामा, ठीक है? इन मॉडल्स को स्टडी करेंगे कि एक एलएलएम का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है? और किस तरीके से एलएलएम्स जो हैं वो इंटरनली बिहेव करते हैं, किस तरीके से वो ट्रेन किए जाते हैं और किस तरीके से उनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और इनमें डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को स्टडी करेंगे, थ्योरेटिकल इंट्यूशन जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं एलएलएम्स के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की इनको स्टडी करेंगे, ठीक है? इनकी वाइडली एप्लीकेशंस को देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हुए हुए और किस तरीके से हम अपने यूज़ केस में इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा, उसके अंदर हम एलएलएम को ही कंटिन्यू करेंगे और एलएलएम्स के अंदर जो बेसिक लिमिटेशंस आती हैं, उन लिमिटेशंस के जेन एआई के अंदर क्या सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? तो जो मॉड्यूल 4 होगा हमारा, जिसके अंदर हम एडवांस जनरेटिव एआई के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, वहाँ पे जो लिमिटेशंस ऑफ एलएलएम्स हैं, उनकी आगे क्या सॉल्यूशंस हैं अ, आज के दौर में और उसकी किस तरीके से हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन को देखेंगे कि किस तरीके से रैग बेस्ड चैटबॉट इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और किस तरीके से कन्वर्सेशनल एआई के जो बॉट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अ, यूज़ किए जाते हैं आज आज के दौर में, किस तरीके से वो बिल्ड करेंगे, ठीक है? तो चैटबॉट्स, रैग बेस्ड चैटबॉट्स या असिस्टेंट अ, कन्वर्सेशनल असिस्टेंट होते हैं, उनको फिर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके बिल्ड करके देखेंगे, ठीक है? उसके बाद जो मॉड्यूल 5 है उसके अंदर जो एजेंटिक फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि ऑटोजेन है, लैंग्राफ है या लैंगचेन है। किस तरीके से ये चेनिंग एजेंट्स बिल्ड किए जाते हैं, किस तरीके से एजेंट्स की चेनिंग होती है, किस तरीके से ग्राफिकली एजेंट्स को आगे बनाया जाता है, उनको किस तरीके से बिल्ड किया जाता है, कहाँ-कहाँ पे इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस हैं, कहाँ-कहाँ पे ये यूज़ किए जा रहे हैं, इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं और किस तरीके से हम इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके एंड टू एंड एजेंटिक एप्लीकेशंस के सॉल्यूशन बना सकते हैं।
ठीक है। और मॉड्यूल 6 के अंदर हम एलएलएम को फाइन ट्यूनिंग करेंगे, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट जेन एआई का टॉपिक है, कि किस तरीके से अपने स्पेसिफिक डेटा पे हम एक प्री ट्रेन्ड एलएलएम को फाइन ट्यून कर सकते हैं। ठीक है। और ये इस कोर्स का आई गेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसकी मार्केट डिमांड इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जो जॉब्स आती हैं उसके अंदर इसकी जो डिमांड है, और नंबर 2 जो फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके अंदर जो इसकी डिमांड है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और मॉड्यूल 7 के अंदर फिर हम प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे, जो कि आपकी सेशन के फाइनल प्रोजेक्ट्स होंगे, और उसके अंदर हम जेन एआई के डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हमने स्टडी किए हुए हैं वो इंट्रोड्यूस करके उनको इनकॉर्पोरेट करके डिफरेंट आप लोगों के प्रोजेक्ट्स होंगे, जिसके अंदर आप लोग एक प्रपोजल देंगे, और फिर हम उस जो मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 7 उसके अंदर उन प्रोजेक्ट्स की को एंड टू एंड बिल्ड करके यूज़ करेंगे। ठीक है। ये बेसिक सा एक कोर्स आउटलाइन है इस 2 मंथ्स के जेन एआई सेशन का। यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज हम फिर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें जैसे कि हमारे पास क्लाउड के ऑप्शंस है, एजर, एडब्ल्यूएस, उसमें उनमें हम्म, एक जनरेटिव एआई या एआई के सर्विसेज है, तो ऐसा कोई पार्ट नहीं एग्जैक्टली। है जिसमें हम क्लाउड की कोई चीज़ पढ़ के लाइक कोई मॉडल को डिप्लॉय करे क्लाउड पे, या कुछ इस तरह रिलेटेड टू समथिंग क्लाउड, एक दो लेक्चर्स इस तरह के हो? बेसिकली वैसे ही हम ने जो चीज़ें कवर करनी है वो 2 मंथ्स के ड्यूरेशन में बहुत स्पीडली हमें जाना पड़ेगा, बट अगर हमारे पास एंड पे टाइम हुआ तब हम इस पे भी एक लेक्चर डिस्कशन कर लेंगे कि किस तरीके से जेन एआई क्लाउड पे डिप्लॉय की जाती है। ठीक है। अदरवाइज ये एमएल एलएलएम ऑप्स से एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये पूरी एक डिफरेंट डोमेन है कि किस तरीके से इसकी डिप्लॉयमेंट होती है। ठीक है। या श्योर। क्लाउड सर्विसेज को यूज़ करके किस तरीके से हम जेन एआई की एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। बट ये बेसिक अगर इंट्यूशन हमें जेन एआई की आ जाती है तो वो इतना मुश्किल नहीं रहता। ठीक है। तो इस सेशन के ओके, अंदर हमारा राइट। जो जो कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर हम सिर्फ इन एप्लीकेशंस को यूज़ करेंगे, जेन एआई को देखेंगे वो किस तरीके से बिल्ड की जा सकती है। उसका जो डिप्लॉयमेंट का प्रोसीजर है वो फिर इस सेशन की कोर्स आउटलाइन के स्कोप से आउट है। ठीक है। राइट। थैंक यू। वेलकम। चलें ठीक है, फिर अभी हम अपना फॉर्मली कोर्स का जो पहला सेशन है, पहला लेक्चर उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द जेनेटिव एआई, जो प्री रैक है जेन एआई का वो क्लासिकल एआई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि एआई प्रीडोमिनेंटली बेस्ड करती है पाइथन लैंग्वेज पे। ठीक है। या उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम पाइथन लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। ठीक है। तो इस पॉइंट पे दो प्री रैक हैं। एक क्लासिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोर स्पेसिफिकली डीप लर्निंग का आइडिया होना चाहिए। ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए, एंड देन आपको पाइथन लैंग्वेज के सिंटेक्स और उसके बारे में जो भी लॉजिक्स वगैरह हैं वो आपको आनी चाहिए। ठीक है। बेसिकली आज के सेशन में हम क्लासिकल एआई से स्टार्ट करेंगे, और वहां से फिर हम उसकी डोमेन सब डोमेन पे जाते हुए जेन एआई के टॉपिक को इनिशिएट करेंगे। ठीक है। तो अगर आप लोगों को अभी एआई का ये क्लासिकल एआई एआई किस तरीके से वर्क करती है उसका आइडिया नहीं है, तो इस सेशन में भी हम उस चीज़ को अ, बहुत बिगिनर लेवल पे अंडरस्टैंड कर लेंगे, ताकि सब एक एक लेवल पे आ जाएं, और फिर वो जेन एआई का जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसमें इतना इशू ना हो। ठीक है। अच्छा, पहली क्वेश्चन ये आती है कि एआई क्या चीज़ है। ठीक है। डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट बुक्स के अंदर, डिफरेंट स्कॉलर्स ने एआई को डिफरेंट वे में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। बट यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन मेंशन की हुई है जिसके अंदर एआई का क्रस्ट है, यानी कि आप एआई की डे 1 से डे लास्ट तक जो चीज़ स्टडी करेंगे वो इस डेफिनेशन के अंदर है। ठीक है। डेफिनेशन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इनटू द मशीन सिस्टम्स। ठीक है। इस डेफिनेशन के अंदर 3 बेसिक पॉइंट डिस्कस किए हैं कि एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को अगर हम मशीन सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो वो मशीन सिस्टम, वो कंप्यूटिंग डिवाइस
या वो एज डिवाइस बेसिकली आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट डिवाइस बन जाती है, ठीक है? इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 2025 में नहीं है, बल्कि 1825 में है, ठीक है? और मैं आप लोगों को मोबाइल फ़ोन देता हूँ, तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों ने उस मोबाइल फ़ोन को पहले देखा हुआ होगा? आप माइक ओपन करके बता सकते हैं कि अगर हम 1825 में हैं और मैं आपको मोबाइल फ़ोन ला के दिखाता हूँ, तो क्या आपने मोबाइल फ़ोन को देखा हुआ होगा पहले? नहीं। ऑब्वियस एग्ज़ैक्टली आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन को नहीं देखा हुआ होगा, वो आपके लिए एक प्रेडिक्टेबल चीज़ है, ऐसे ही है। बट अगर मैं आपको वो मोबाइल फ़ोन देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर पीस ऑफ डिवाइस जो मैंने आपको अभी दी है, ये मोबाइल फ़ोन है और आपको 20 मिनट्स का टाइम देता हूँ जिसके अंदर आपको अलाउ करता हूँ कि आप इसके फीचर्स को अंडरस्टैंड करें, उसको एक्सप्लोर करें। तो क्या 20 मिनट्स के बाद अगर कभी भी कोई आपके सामने मोबाइल फ़ोन लेकर लेकर आता है, तो क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन है या नहीं? जी, कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है? एग्ज़ैक्टली। इस 20 मिनट्स के टाइम में ऐसा क्या हुआ कि आपका ब्रेन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में एक अनप्रेडिक्टेबल स्टेज से एक प्रेडिक्टेबल स्टेट ऑफ माइंड पे चला गया। इस 20 मिनट्स के प्रोसेस के अंदर जो आपके बॉडी के अंदर जो चीज़ वर्किंग हुई, उस चीज़ को हम कहते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बेसिकली वो प्रोसेस था, जिसने आपकी उस 20 मिनट्स के अंदर आपको मोबाइल फ़ोन डिवाइस के बारे में जो आपकी स्टेट थी अनप्रेडिक्टेबल स्टेट, उससे एक प्रेडिक्टेबल स्टेट की तरफ ले गया। ये वर्किंग क्या हुई कि जब आपको मोबाइल फ़ोन दिया गया और बताया गया कि ये डिवाइस मोबाइल फ़ोन है, तो आपकी बॉडी के डिफरेंट रिसेप्टर्स और सेंसर्स ने डेटा एनवायरनमेंट से लेते हुए आपके ब्रेन को फीड करना शुरू कर दिया, ठीक है? आपकी आँखों ने मोबाइल फ़ोन को देखा और जो भी डेटा उसने कैप्चर किया, वो आपकी ब्रेन पे दे दिया। आपने हाथों से मोबाइल फ़ोन को उठाया, उसका एक पर्टिकुलर वेट था, जो आपके मैकेनो रिसेप्टर्स या बॉडी के रिसेप्टर्स ने वो सेंस किया और वो डेटा आपके ब्रेन में फीड कर दिया। आपके ब्रेन ने इस 20 मिनट्स के अंदर उस डेटा के अंदर से कुछ ऐसे फीचर्स या हिडन पैरामीटर्स को फाइंड आउट किया या उन पैटर्न्स को फाइंड आउट किया, जिसकी बेसिस पे वो फ्यूचर में प्रिडिक्शन कर सकता है कि ये डिवाइस मोबाइल फ़ोन है या ये डिवाइस मोबाइल फ़ोन नहीं है, ठीक है? और वो फीचर्स क्या होंगे मे बी इस पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन जो है इसकी एक वेट है, इसका एक डायमेंशन है, इसके बैक पे कैमरा होता है, इसके बटन्स होते हैं, बटन को ऑन करते हैं तो स्क्रीन विज़िबल आती है, ठीक है? तो ये वो फीचर्स हैं जो कि आपने ड्यूरिंग टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट्स आपने अ, आप आपकी जो बॉडी के रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने वो एक्सेप्ट किए, आपके ब्रेन को फीड किए, ब्रेन ने उसमें से ये फीचर्स इन हिडन पैरामीटर्स को फाइंड आउट किए एंड देन उसकी बेसिस पे आपका ब्रेन प्रिडिक्ट कर पा रहा है, ठीक है? अगर यहाँ पे सेम चीज़ वही क्वेश्चंस है कि कैन यू प्रिडिक्ट मोबाइल फ़ोन बिफोर 20 मिनट्स? कैन यू प्रिडिक्ट मोबाइल फ़ोन आफ्टर 20 मिनट्स? 20 मिनट से पहले आपको मोबाइल का नहीं पता था, 20 मिनट्स के बाद आपको मोबाइल का पता चलने लग गया। ये जो मैजिक है, ये इंटेलिजेंस होता है, जो कि आपके किसी भी डेटा में से हिडन पैरामीटर्स या पैटर्न्स को फाइंड आउट करता है, जिसकी बेसिस पे आपका ब्रेन फ्यूचर में प्रिडिक्शन कर सकता है। सेम एनालॉजी ये क्वेश्चंस को हटा के कि कैसे, क्यों, ये पैटर्न इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करें कि जहाँ आपको मोबाइल 20 मिनट्स के लिए दिया था, अगर मोबाइल की 20,000 इमेजेस कंप्यूटर को दे दी जाए, तो जिस तरीके से आपके ब्रेन ने उस इमेजेस में से फीचर्स को निकाला था, जिसकी बेसिस पे वो फ्यूचर में प्रिडिक्शन करती है, क्या कंप्यूटर भी उस इमेजेस में से फीचर्स को निकाल सकता है और उसकी बेसिस में वो फ्यूचर में प्रिडिक्शन दे सकता है? तो इसका एक क्वेश्चन आंसर है एग्ज़ैक्ट यस, ठीक है? तो अगर हम कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स बना लें कि जिसको हम डेटा दें, वो एल्गोरिदम डेटा के अंदर से हिडन पैरामीटर्स या पैटर्न्स को फाइंड आउट करे और उसकी बेसिस में वो फ्यूचर में प्रिडिक्शन कर पाए। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये क्या कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि हमने वो एक ऐसा एल्गोरिदम बना दिए जो आपके डेटा में से पैटर्न्स को फाइंड आउट करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है? तो इस तरीके से एग्ज़ैक्ट ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है, इंटेलिजेंस बिहेवियर, वो शिफ्ट हो जाता है एक कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर
और वो कंप्यूटिंग डिवाइस कैपेबल हो जाती है कि वो फ्यूचर में किसी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ के बारे में प्रिडिक्शन देना शुरू हो जाए, ठीक है? ये क्लासिकल एआई या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रस्ट है कि एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को किस तरीके से हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर मिमिक कर सकते हैं और वो मिमिक करने का मतलब ये कि उसने डाटा के अंदर से डिफरेंट पैटर्न्स को फाइंड आउट करना है जिसकी बेसिस पे वो फ्यूचर में प्रिडिक्शन दे सकती है। अब ये जो डाटा के अंदर से हिडन पैटर्न्स को फाइंड आउट करना है, इसके लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, एमएल बेस्ड सपोर्ट वेक्टर मशीन है, लीनियर रिग्रेशन है, केएनएन है, के मीन्स डिफरेंट एल्गोरिदम्स बनाए गए हैं जिसकी फंक्शनैलिटीज़ या जो इनर वर्किंग है वो डिफरेंट होती है। बट एट ए हायर लेवल सबके सब एक ही काम करते हैं कि डाटा के अंदर से पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? अब ये क्लासिकल एआई या एआई का जो बेसिक जनरल पाइपलाइन है वो यही है कि आपने डाटा एक एआई एल्गोरिदम को फीड करना है। एल्गोरिदम उस डाटा के अंदर से इंफॉर्मेशन को ग्रैब करता है एंड देन वो फ्यूचर में क्या करता है प्रिडिक्शन कर पाता है। इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जैसे कि अगर आप लोगों ने जीमेल यूज़ की है तो आपके पास कोई भी ईमेल आती है तो जीमेल उसको ऑटोमेटिकली स्पैम या नॉट स्पैम कैटेगरी में क्लासिफाई कर देता है, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एडवर्टाइज़मेंट की ईमेल आती है, तो वो ऑटोमैटिकली आपके स्पैम के फ़ोल्डर में चली जाती है, ठीक है? बजाए कि वो आपके इनबॉक्स पे आए। तो ये भी ईमेल डिटेक्शन, स्पैम ईमेल डिटेक्शन ये एक एआई की एग्ज़ाम्पल है जिसके अंदर एआई का एल्गोरिदम ईमेल को एक्सेप्ट करता है और वो प्रिडिक्ट कर देता है कि ये ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम है। ये वन ऑफ द ट्रेडिशनल या वन ऑफ द स्टार्टिंग एल्गोरिदम है एआई की इम्प्लीमेंटेशन है जो कि मेल सर्विस के अंदर इम्प्लीमेंट की गई थी। इसी तरीके से हाउस की प्राइस का प्रिडिक्शन एक एआई की एग्ज़ाम्पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक डाटा है, हाउसेज़ का डाटा है, उसके अंदर नंबर ऑफ रूम्स हैं कि हर हाउस के अंदर कितने नंबर ऑफ रूम्स हैं, कितना स्क्वायर फीट पे वो करता है, कौन-सी लोकेशन है, उसकी बेसिस पे प्राइस उसकी क्या प्राइस है। तो अगर मैं इस तरह के डाटा एआई के एल्गोरिदम को दूँगा, तो वो फ्यूचर में किसी न्यू डाटा इंस्टेंस पे प्रिडिक्शन दे सकता है कि ये जो हाउस है इसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है? इसी तरीके से इमेज क्लासिफिकेशन है। अगर मैं एक एआई मॉडल को कैट एंड डॉग्स की इमेजेस पे ट्रेन कर देता हूँ, तो फ्यूचर में किसी आने वाली इमेज के बारे में वो प्रिडिक्ट करके बता सकता है कि ये कैट है या डॉग है, ठीक है? तो इस तरीके से क्लासिकल एआई वर्क करती है। चलें ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं जेनेटिव एआई पे, ठीक है? जेनेटिव एआई ट्रेडिशनल या क्लासिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिफरेंट है। 1990s में जब एआई इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होना शुरू हुई और एआई के अंदर एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन जैसे एल्गोरिदम बिल्ड होना शुरू हुए जिन्होंने चीज़ों को ऑटोमेट करना स्टार्ट किया। वहाँ पे मशीन लर्निंग की एक अ, एक स्पीड अप हो गई चीज़ें, मशीन लर्निंग पे रिसर्चर्स ने वर्किंग स्टार्ट की और 2007 तक 7 टू 9 तक मशीन लर्निंग ने काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। बट 2007 पे 2007 से 9 के टाइम पे जो कि फ्रोज़न एआई इरा होता है, उस टाइम ड्यूरेशन में कुछ हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई एडवांस प्रॉब्लम्स, जो कि मशीन लर्निंग सॉल्व नहीं कर पा रही थी। वहाँ से फिर एक डीप न्यूरल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ जिसने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया और वो डीएनएन से एएनएन सीएनएन, एलएसटीएम ये डिफरेंट न्यूरल आर्किटेक्चर्स रिसर्चर्स ने पब्लिश किए और उन्होंने उन्होंने डे बाय डे डीप लर्निंग ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस स्टार्ट कर दी। 2014 में जाके आइन गुड फेलो ने एक आर्किटेक्चर प्रपोज़ किया जिसको कहते हैं जनरेटिव एडवर्सारी नेटवर्क, ठीक है? गैन्स। ये हमारा एक मॉड्यूल है जिसके अंदर हम इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे, इसके आर्किटेक्चर को रेप्लिकेट करके डिफरेंट इमेजेस जनरेट भी करवाएँगे, ठीक है? तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो आने वाले सेशन के अंदर हम देखेंगे कि ये नेटवर्क किस तरीके से वर्क करता है। और 2014 के अंदर आयन गुडफेलो ने जब गैन्स का आर्किटेक्चर लॉन्च किया, तो वहाँ से जनरेटिव एआई की बेसिकली एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि एआई ट्रेडिशनल या एक क्लासिक अप्रोच की बजाय एक जनरेटिव अप्रोच भी कर सकती है। बजाय कि वो किसी डेटा पे कोई प्रिडिक्शन दे येस नो या पास फेल या कोई नंबर प्रेडिक्ट करे, वो खुद कोई ना कोई नई चीज़ जनरेट कर सकती है।
वहां से जो आर्किटेक्चर उसने प्रपोज किया उस पर मजीद रिसर्चर ने डिफरेंट रिसर्च पब्लिश किए और एक कंसेक्टिव रिसर्च पब्लिकेशंस के बाद 2017 में एक पेपर पब्लिश हुआ, टेंशन इज ऑल यू नीड। और उसके बाद जो मॉडर्न डे एलएलएम्स है जैसे कि ओपन एआई का जीपीटी या गूगल के जेमिनाई, उसका आर्किटेक्चर बेसिकली स्टार्ट हुआ और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की गई। और 2022 के अंदर ओपन एआई ने अपना जीपीटी मॉडल लॉन्च किया और वहां से एक जनरेटिव एआई काफी ज्यादा बूम कर गई। और मॉडर्न डे के अंदर अब मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस के अंदर जेन एआई इम्प्लीमेंट की जाती है और उसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है। तो जेन एआई ट्रेडिशनल या क्लासिकल एआई से जो डिस्टिंग्विश करती है वो इस बेसिस पे कि क्लासिकल एआई के अंदर हम एक पर्टिकुलर डेटा पे मॉडल को ट्रेन करते हैं और मॉडल उसी डेटा पे कोई ना कोई आगे फ्यूचर में उस लेबल के अलोंग कोई ना कोई प्रिडिक्शन दे सकता है। बट जनरेटिव एआई के अंदर इसका थोड़ा सा ट्रेंड डिफरेंट होता है। इसके अंदर मॉडल को एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे ट्रेन करवाया जाता है और वो उसके अंदर से कुछ ऐसे रिलेशंस को फाइंड आउट करता है जिसकी बेसिस पे वो फ्यूचर में कोई न्यू चीज जनरेट करता है। जैसे कि ओपन एआई का अगर आपने जीपीटी यूज किया तो आप उसको टेक्स्ट में कोई इनपुट देते हैं और वो कोई एक न्यू आंसर जनरेट कर देता है। या डेली या मिड जर्नी के जो इमेज जनरेशन टूल्स हैं, अगर आप उसको यूज करते हैं तो आप कोई उसको प्रॉम्प्ट करते हैं और वो कोई ऐसी इमेज जनरेट करके देता है जो कि पहले कभी एग्जिस्ट नहीं की, जो जिसकी कोई पहले एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ से जनरेटिव एआई वो डोमेन या वो सब डोमेन है एआई की जो कि अलाउ करती है आपको यूजर प्रॉम्प्ट की बेसिस पे कोई न्यू डाटा जनरेट करने की कैपेबिलिटी। ठीक है। तो ये तरीके से क्लासिकल। अब जैसे क्लासिकल एमएल एमएल के साथ इसको डिस्टिंग्विश करते हुए देखें कि अगर ये क्लासिकल एआई सिस्टम है उसको मैं ये डॉग की इमेज दूंगा तो वो ये क्लासिफाई करेगा कि ये जो इमेज है ये डॉग की है या ये कैट की है। ठीक है, यस या नो प्रिडिक्शन देगा। बट एक जनरेटिव एआई उस डॉग की इमेज पे कोई नई डॉग की इमेजेस को जनरेट कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्लासिकल मशीन लर्निंग जनरेटिव मशीन लर्निंग से डिस्टिंग्विश करती है। अगर हम ट्रेनिंग के हवाले से इसको देखें तो क्लासिकल एआई के अंदर जो हम डेटा देते हैं उसके अंदर एक डेटा होता है, एक लेबल होता है। ठीक है। और एआई एल्गोरिदम का काम होता है उस डेटा और लेबल के दरमियान आपस में कोई ना कोई अ, जो सिमिलैरिटीज है या उनका जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट करना। और फ्यूचर में वो उस डेटा की बेसिस पे किसी नए डेटा की बेसिस पे एक लेबल प्रिडिक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर स्टूडेंट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उसका नेम है, उसकी आईडी है, उसके सेमेस्टर्स में क्या मार्क्स हैं, उसके डिफरेंट असेसमेंट्स क्विज और असाइनमेंट में क्या मार्क्स हैं, और एक लेबल है जो ये प्रिडिक्ट करता है कि वो पास होगा या फेल होगा। ठीक है। तो मैंने अगर इस तरह के डेटा पे ट्रेन किया तो क्लासिकल एआई बेसिकली उस स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स का उस लेबल के साथ रिलेशन को फाइंड आउट करता है और ये प्रिडिक्ट करेगा नए इंस्टेंस पे कि ये जो स्टूडेंट है ये पास होगा या फेल होगा। ठीक है। बट अगर जनरेटिव एआई है तो वो एक वाइड अमाउंट ऑफ डेटा उस एल्गोरिदम को हम दे देते हैं और वो उसमें ट्रेन होता है। यहाँ पे जो डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड कैटेगरी का होता है, यानी कि टेक्स्ट होगा या इमेजेस होती हैं। ठीक है। और वो उस डेटा पे ट्रेन होने के बाद उस डेटा के अंदर जो पैटर्न्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करता है और जब भी हम उस एआई मॉडल को यूज करेंगे तो वो कोई न्यू डेटा या न्यू कंटेंट हमें जनरेट करके देगा। ठीक है। अगर ये एक और एनालॉजी है, अगर आप इसको देखें तो हमने ट्रेनिंग प्रोसीजर के अंदर एक जेन एआई मॉडल को बहुत ज्यादा डेटा फीड किया और उसने उस डेटा के अंदर से डिफरेंट पैटर्न्स को लर्न किया। अब फ्यूचर में वो यूजर के प्रॉम्प्ट की बेसिस पे जो उसने लर्न लर्न किया डेटा के अंदर से उस पे कोई न्यू कंटेंट जनरेट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोसीजर होते हैं, एक ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है और एक प्रॉम्प्टिंग प्रोसीजर होता है। प्रॉम्प्टिंग प्रोसीजर के अंदर आप जेन एआई को प्रॉम्प्ट करते हैं या उसको बताते हैं कि आपको क्या चीज चाहिए और वो उस बेसिस पे कोई नया कंटेंट जनरेट करता है। यानी कि जेन एआई के मॉडल बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं यूजर प्रॉम्प्ट पे। जितना स्पेसिफिक या जितना डिटेल में आप प्रॉम्प्ट करते हैं उतना अच्छा इसका रिस्पॉन्स आता है। यही वजह है कि अगर आप एक ही क्वेश्चन डिफरेंट वे में चैट जीपीटी से करेंगे तो उसके आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट आएंगे। ठीक है। जेन एआई
जनरेटिव एआई के जब मॉडल बिल्डिंग स्टार्ट की गई तो इसको दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक जनरेटिव इमेज मॉडल्स, ये वो मॉडल्स हैं जो कि जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि वो इमेज को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि डेली या मिड जर्नी अगर आपने कभी यूज किया हो, तो उसको आप कोई प्रॉम्प्ट करते हैं और वो आपके लिए उस प्रॉम्प्ट के मुताबिक कोई इमेज को जनरेट कर देता है। ये इमेज मॉडल्स हैं जिनका आउटपुट हमेशा इमेजेस होती हैं। दूसरे लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो कि जिनका काम ये होता है कि आपने उनको कोई इनपुट किया तो उन्होंने आपको टेक्स्ट में कोई ना कोई आउटपुट किया। जैसे कि जो प्रिमिटिव एलएलएम्स है, बर्ट हो गया, या ये जो फाउंडेशनल या बेस मॉडल्स हैं बर्ट या जीपीटी के जो पुराने वर्जन्स हैं, इनको आप टेक्स्ट इनपुट करते हैं तो ये टेक्स्ट आउटपुट देते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। यानी कि जनरेटिव एआई के जो जनरल वे के अंदर अगर हम मॉडल्स को डिस्टिंग्विश करें तो वो दो होते हैं, एक लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, एक इमेज मॉडल होते हैं। लैंग्वेज मॉडल बेसिकली टेक्स्ट आउटपुट करते हैं और इमेज मॉडल बेसिकली आपको इमेज जनरेट करके देते हैं। बट आज के वक्त ये दोनों अब एक नई कैटेगरी में आ गए जिसको मल्टी मॉडल कहते हैं। यानी कि एक ही मॉडल आपको टेक्स्ट भी जनरेट कर सकता है, इमेज भी जनरेट कर सकता है और वॉइस में भी आपको आउटपुट आउटपुट दे सकता है। जैसे कि GPT-4 और वगैरह, उनके अंदर ये मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है। इसके अलावा जो इमेज मॉडल होते हैं, वो अब जो लेटेस्ट इमेज मॉडल्स आ रहे हैं, उनको अगर आप इमेज भी देंगे, तो वो आपको टेक्स्ट या इमेज आउटपुट कर सकते हैं। जैसे कि आपने उनको इमेज दी और उन्होंने क्या किया कि उस इमेज की एक कैप्शन आपको बना के दे दी। ठीक है? इसको भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके हम इन मॉडल्स को यूज़ करेंगे, जो कि इमेज इनपुट लेते हैं, उस इमेज को देखते हुए आपको एक कैप्शन आउटपुट कर देते हैं। या फिर आपने कोई इमेज उनको इनपुट की और उनको कमांड किया कि इस इमेज के अंदर क्या चीज़ है, वो आपको उस इमेज की पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ठीक है? और या फिर वो आपने कोई उनको इमेज दी और उनको कहा कि मुझे इस इमेज की रेज़ोल्यूशन को इंक्रीज़ कर दें, तो उन्होंने उस इमेज की रेज़ोल्यूशन को एनहांस कर दिया। जैसे कि सुपर रेज़ोल्यूशन गैन्स होते हैं, जो कि एक इमेज को 4 टू 16 टाइम्स उसकी जो रेज़ोल्यूशन है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है? या फिर आपने कोई इमेज दी और उसको कमांड किया कि मुझे इस इमेज के अंदर ये चीज़ चेंज कर दो, तो उसने एक नई इमेज आपको जनरेट कर दी जो कि आपकी ओरिजिनल या जो इनपुट इमेज थी उससे उसको देखते हुए एक नई इमेज उसने जनरेट की। ठीक? अच्छा, जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप की आउटपुट आपको दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको कोई टेक्स्ट इनपुट किया, तो वो आपको टेक्स्ट आउटपुट दे देंगे, ठीक है? जैसे कि ओपन एआई के मॉडल पे आपने जीपीटी को यूज़ करते हुए कोई टेक्स्ट इनपुट फीड किया और उसने उस क्वेश्चन की बेस पे आपको कोई टेक्स्ट में आउटपुट दे दिया, ठीक है? या इसके अलावा आपने उनको कोई टेक्स्ट दिया तो उसने आपको कोई इमेज आउटपुट कर दी, ठीक है? जैसे कि अगर आप ओपन एआई के मॉडल को कहेंगे कि मुझे ये इमेज जनरेट कर दो, तो वो आपको एक इमेज भी जनरेट कर देते हैं। इसके अलावा वो ऑडियो आउटपुट की भी उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि अगर अगर आपने उनको कोई टेक्स्ट दिया, तो वो आपको बजाय के टेक्स्ट रिटर्न करने के वो आपको एक स्पीच रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली जो मॉडर्न डे लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उनके अंदर ये तीनों कैपेबिलिटीज़ आ गई हैं कि वो टेक्स्ट भी आउटपुट कर सकते हैं, वो इमेज भी कर सकते हैं और वो ऑडियो भी। यानी कि तीनों अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप्स जो कि बेसिकली एआई के अंदर यूज़ की जा सकती हैं, उन तीनों को बेसिकली वो आउटपुट कर सकते हैं, ठीक है? ये बेसिकली एक डायग्राम के अंदर इस चीज़ को शो किया हुआ है कि हमारे पास जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, अगर मैं उसको कोई टेक्स्ट देता हूँ, उसको मैं कोई डिफाइन करता हूँ कि आप मुझे इस पूरी टेक्स्ट की ट्रांसलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश में टेक्स्ट दिया, उसको कहा कि मुझे इसको चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर दें। तो वो ये कैपेबिलिटी रखेगा कि वो इसको ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है? या मैंने उसको बहुत बड़ा बड़ा सा एक डॉक्यूमेंट दिया, उसको मैंने कहा कि इसकी मुझे एक समराइज़ेशन रिपोर्ट जनरेट कर दे, तो वो मुझे उस बड़े से डॉक्यूमेंट की एक समरी दे देगा, ठीक है? या सिंपल मैंने उसको कोई क्वेश्चन किया और उसने उस क्वेश्चन पे एक मुझे आउटपुट जनरेट करके दे दी, ठीक है? या मैंने उसको इमेज आउटपुट पे आई, तो अगर मैंने उसको कोई टेक्स्ट इनपुट किया, उसको कहा कि मुझे इमेज जनरेट कर दो, तो उसने मुझे इमेज जनरेट कर दी, ठीक है? रेज़ोल्यूशन जो है वो सुपर गैन्स के साथ ज़्यादा स्पेसिफिक है एज़ कम्पेयर टू लैंग्वेज मॉडल्स। जबकि अब जो लेटेस्ट एलएलएम्स हैं, उनको आप टेक्स्ट इनपुट करते हैं, तो वो ऑडियो में भी आपको आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है? ये बेसिकली आज एक बेसिक जेन एआई का जो इंट्रोडक्शन है, वो हमने लिया बेसिक लेवल पे। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी इसके अंदर, एलएलएम्स
के हवाले से या जेन एआई किस तरीके से वर्क करती है, वो आज हमने देखी है। इसकी एक दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं जो कि यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये बेसिकली ये कोई रियल पर्सन नहीं है, बल्कि ये गैन्स यानी कि 2014 के अंदर जो सा जनरेटिव एआई का पहला आर्किटेक्चर रिलीज किया गया था, ये उसकी बेसिस पे ये बनाया हुआ है। और ये जब भी मैं इसको रीलोड करूंगा तो ये मुझे एक नई इमेज बना के देगा किसी पर्सन की, जो कि देखने में तो लगता है कि ये रियल है, बट इन एक्चुअल ये पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एआई जनरेटेड है। ठीक है, अब देखें इसने मुझे इमेज जनरेट करके दी है एआई बेस्ड, जो कि देखने में बिल्कुल ह्यूमन लाइक है, बट इसके अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें तो इसका जो टॉप्स हैं वो मैच नहीं कर रहे। ठीक है, बट ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है। तो इस चीज़ की भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह का आर्किटेक्चर हम भी बनाएंगे, बट ऑब्वियसली ड्यू टू कंप्यूटेशन रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेंट हमारा जो मॉडल होगा वो इतनी रियलिस्टिक इमेज नहीं जनरेट करेगा। बट हमारे पास एक एंड टू एंड एक आर्किटेक्चर रेडी होगा, जिसको अगर हम ज़्यादा डाटा पे ट्रेन करें तो वो भी काफ़ी अच्छे हमें आउटपुट दे सकता है। ठीक है, इस तरह से जब भी इसको रीलोड करेंगे तो ये गैन्स का जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये जनरेटिव एडवर्सिटी नेटवर्क, जो कि आइन गुड फेलो ने उसका आर्किटेक्चर प्रपोज किया था, ये उसकी बेसिस पे ये इमेजेस जनरेट हो रही है। इसके अलावा जो एलएलएम्स हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं चैटबॉट के अंदर। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक चैट बोट का आइकन होता है, और अगर आप इस आइकन को यूज़ करें तो यहाँ पे आप चैट बोट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो चैट बोट्स होते हैं ये जेन एआई की ही इम्प्लीमेंटेशन है, जिसके अंदर हम एलएलएम्स को यूज़ करते हुए कन्वर्सेशनल एआई बोट्स बनाते हैं, जिस पे यूज़र आके इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर इसके साथ कोई भी चैट करें तो ये एंड टू एंड आपको असिस्ट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड डेली डेली जो इमेज जनरेशन ओपन एआई का टूल था, जिसके थ्रू आप कोई भी कैप्शन देते हैं और वो आपको इमेज जनरेट कर देता है। जैसे कि इसको ये कैप्शन दी, ये प्रॉम्प्ट दिया तो उसने ये वाली इमेज जनरेट कर दी। ठीक है, तो ये भी जेन एआई की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। इसके अलावा ये पिक्टोरी एआई है, इसको भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपको टेक्स्ट की बेसिस पे आपको वीडियो जनरेट करके दे देता है। जैसे कि यूट्यूब की कोई शॉर्ट है या फिर इंस्टा की कोई रील्स है, तो अगर आप इसको कोई भी टॉपिक देंगे तो ये उसकी बेसिस पे आपको एंड टू एंड एक वीडियो जनरेट करके दे देगा। इसके अलावा एक रिसेंट ये लाइट स्क्रीन एआई आया है, जो कि अगेन जेन एआई की एक इम्प्लीमेंट की है इन्होंने, और ये ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करता है, जस्ट लाइक एचआर या कोई टेक्निकल पर्सन आपका इंटरव्यू लेता है, बिल्कुल ऐसे ही ये आपका ये एआई सिस्टम है जो आपका इंटरव्यू लेता है। ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट करता है, उसके बाद ये आपकी पूरी एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के देता है कि आपकी कोडिंग स्किल्स क्या हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं। तो ये इसकी वन ऑफ द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, और ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अब एक पूरी फुल फ्लैज कंपनी बन गई है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। आप लोगों की कोई क्वेश्चंस है कोर्स से रिलेटिव या कंटेंट से रिलेटिव, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जी, आपका क्वेश्चन आप माइक ओपन कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अभी एलएलएम्स मॉडल्स आए हैं तो इसका क्या मतलब है कि क्लासिकल मॉडल्स का फिर मतलब वो खत्म हो गए या वो इतने यूज नहीं होते अब? देखें, क्लासिकल एआई का जो यूज है वो अभी भी वैसे ही है जैसे पहले यूज होता था। ठीक है, क्योंकि जैन एआई की जो इम्प्लीमेंटेशन या उसकी जो एप्लीकेशन है वो एक डिफरेंट डोमेन में होती है, और क्लासिकल एआई की जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट डोमेन में होती है। ठीक है, तो जहाँ पे क्लासिकल एआई यूज होती थी वो अभी भी वैसे ही यूज हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्रिडिक्शन सिस्टम्स हैं, जैसे कि उबर, करीम, इन ड्राइव, ये इसके अंदर जितनी भी प्रिडिक्शंस होती हैं ये सारी की सारी क्लासिकल एआई बेस्ड हैं। ठीक है, तो क्लासिकल एआई अभी भी इम्प्लीमेंट होती हैं और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट जेन एआई की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आज के वक्त में एज कम्पेयर टू क्लासिकल एआई ज़्यादा हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में, क्योंकि चैट बोट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और
ये काफ़ी जगहों पे आपको असिस्ट करता है। तो ऑन कॉन्क्लूजन दोनों की एप्लीकेशंस हैं, बट जेन एआई की एप्लीकेशंस अभी ज़्यादा हैं, उसके प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है? बट क्लासिकल एआई भी अपनी जिस ग्रोथ में वो वर्क करती थी, वो अभी भी वैसे ही है। सर तो क्या हम जैन एआई की तरफ मूव कर सकते हैं विदाउट द प्रीरिक्विजिटिव ऑफ क्लासिकल और ट्रेडिशनल एआई? अ, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एआई वर्क कैसे करता है, ठीक है? और अगर आपको डीप लर्निंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिक अंडरस्टैंडिंग है, तब आप जेन एआई की तरफ इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, वो इतना इशू नहीं है, ठीक है? अ, दूसरी चीज़ एक इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमने कोड एडिटर यूज़ करेंगे या आईडी यूज़ करेंगे, वो कर्सर एआई है, ठीक है? और गूगल कोलैब है। मैं अभी आपको कर्सर एआई का भी एक थोड़ा-सा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर बता देता हूँ, ठीक है? और गूगल कोलैब का भी, ताकि नेक्स्ट सेशन में आप आएँ तो आपके पास आपके सिस्टम्स के अंदर वो इंस्टॉल्ड हो, ठीक है? जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप साथ-साथ वो कोड कोड को इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है? अच्छा, ये 2 बेसिकली कोड एडिटर्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है? ये कर्सर एआई है, ये रिसेंट ही आया है। जस्ट लाइक अगर आपने थोड़ा-सा टेक्निकल स्टफ्स पे आपने काम किया हुआ है, तो आप वीएस कोड यूज़ करते हैं, पाइचार्म यूज़ करते हैं, डिफरेंट है। तो ये कर्सर एआई एक लेटेस्ट आया है, ये आप हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये एआई बेस्ड है, ठीक है? तो ये भी जेन एआई की एक इम्प्लीमेंटेशन है। एक ऐसा कोड एडिटर है जिसके अंदर जेन एआई इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है? तो ये आपकी कोडिंग प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा असिस्ट कर देता है। तो इसी कोड एडिटर को हम यूज़ करेंगे। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी ईज़ी है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पास एक ईएक्सई फाइल आ जाएगी, जिसको आप इंस्टॉल करेंगे, साइन इन, साइन अप करेंगे, उसके बाद आपका ये कोड एडिटर रेडी टू गो होगा। नंबर 2, हम गूगल कोलैब की सर्विसेज़ को यूज़ करेंगे। ये नोटबुक बेस्ड कोड एडिटर है, बट ये आपको अलाउ करता है कि आप इसके अंदर जीपीयू को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो से लार्ज मॉडल्स हैं, एलएलएम्स हैं, अगर हमने उनको लोड करना है या उसकी फाइन ट्यूनिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए हमें जीपीयू रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? तो ये आपको बेसिकली जीपीयू प्रोवाइड करता है। तो इसको भी हम फिर यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इसमें भी आपने बेसिक साइन इन, साइन अप करना है, बट ये आपके पास रेडी होना चाहिए। इसके अंदर डिफरेंट सेल्स वगैरह होते हैं, वो जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, तब हम यहाँ पे इसको भी यूज़ करके देखेंगे, ठीक है? सर ये कर्सर एआई को हम लिनक्स यूबंटू पे यूज़ कर सकते हैं? मेरे ख्याल से इसका सिर्फ मैक और विंडोज़ के इसका लिए भी होगा शायद। ये मैक, विंडोज़ के लिए है, बट इसके लिए भी इन्होंने एक कमांड आई गेस दी हुई थी। थोड़ा-सा आपको हुँ, रेडिट या इनकी कम्युनिटी पे जाके सर्च करना पड़ेगा, ठीक है? सही लिनक्स के लिए इनकी थोड़ा-सा डिफरेंट प्रोसीजर है इसकी इंस्टॉलेशन का, बट आई गेस हो जाता है। सही, सही, श्योर। सर कोर्स का करिकुलम क्या होगा, मतलब ऑल प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज? ज़्यादातर फोकस रखेंगे हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे, कि किस तरीके से हम चैटबॉट्स जेन एआई की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं या डिफरेंट जेन एआई के हम सिस्टम्स बना सकते हैं। थ्योरेटिकल इसको कम ही रखेंगे ताकि प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़फुल हो, और फ्रीलांसिंग या डिफरेंट टेक्निकल फॉर्म्स में अगर आपने इसको परस्यू करना है तो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम श्योर सर, सर। थैंक यू। शुरू की वीडियो मुझसे मिस हो गई थी, तो मेरा बैकग्राउंड सी शार्प और डॉट नेट पर है। तो काइंडली बता देंगे कि मुझे इनिशियल क्या चीज़ लेके चलनी पड़ेगी? अच्छा, जो जेन एआई का प्री रैक है वो आपके पास क्लासिकल एआई की थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, और नंबर 2 आपको पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपने सी शार्प डॉट नेट पे काम किया हुआ है तो पाइथन अंडरस्टैंड करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। मैं मे बी वीक डेज के लिए आप लोगों को कोई लर्निंग रिसोर्सेज दे दूंगा, कि जिन लोगों को क्लासिकल एआई के इतना नॉलेज नहीं है और पाइथन भी नहीं आती, तो वो वहाँ से जाके रीड आउट करेंगे तो उनको हो जाएगा, ठीक है? W3 स्कूल्स हैं या डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे जाके आपने सिर्फ पाइथन का सिंटैक्स ही देखना है, और एआई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने लेनी है कि एआई किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है? बाकी जेन एआई के थोड़े जो पॉइंट्स बाकी मिसिंग होंगे, वो हम इसी सेशन के अंदर कवर अप कर लेंगे, ठीक है? बट कोशिश करें कि आपको पाइथन का आइडिया हो कि वो उसका सिंटैक्स क्या क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट या लूप और फंक्शंस कैसे लगते हैं उसके अंदर।